हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर हिस्ट्री ऑप्शनल सीरीज जिसमें हम हिस्ट्री ऑप्शन को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं और आज से हम जो है शुरू कर रहे हैं गुप्ता एम्पायर। ठीक है। गुप्ता एम्पायर को समझने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि इसे सिर्फ गुप्ता किंग्स की क्रोनोलॉजी नहीं समझना चाहिए, बल्कि गुप्ता पीरियड एक्चुअली इंडियन हिस्ट्री में एक ट्रांजिशन पॉइंट था। पॉलिटिकल कंसोलिडेशन, सांस्कृतिक कल्चरल डेवलपमेंट, ब्राह्मणिकल रिवाइवल, मोनेटाइज्ड इकोनॉमी, लैंड ग्रांट्स और ग्रेजुअली रीजनलाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। अभी शुरू कब हुआ गुप्ता एम्पायर? 3rd सेंचुरी सीई में नॉर्थ इंडिया में पुरानी जो पावरफुल पॉलिटिकल फॉर्मेशंस है वो वीकन हो रही थी। कुशानस डिक्लाइन कर रहे थे, सतवाहनास, मुरंदास डिक्लाइन कर रहे थे। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। इसी के चलते जो नए रीजनल पावर्स हैं उनको इमर्ज होने की अपॉर्चुनिटी मिली एंड देयर बाय गुप्ता रोज। गुप्ता का इनिशियल पावर बेस जो है वो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के आसपास हमको देखने को मिलता है और प्रयाग रीजन में देखने को मिलता है। बाद में उन्होंने गंगा वैली को कंसोलिडेट किया और ग्रेजुअली नॉर्थ इंडिया का लार्ज पार्ट जो है वो अपनी अथॉरिटी के अंदर एस्टैब्लिश कर दिया। अगर मौर्यन से कंपेयर करें मौर्य से, तो गुप्ता एम्पायर मौर्य एम्पायर जितना जो है बड़ा नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुप्ता वीक थे। डिफरेंस ये है कि मौर्य जो है कंपैरेटिवली डायरेक्ट और सेंट्रलाइज्ड इंपीरियल कंट्रोल रखते थे, व्हेयरएज़ गुप्ताज़ में ना और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल देखने को मिलता है ना? रफली 2 सेंचुरीज़ तक जो है इन्होंने एक एक लेयर जो है हमको देखने को मिलता है और गुप्ता पॉलिटिकल पावर का राइज़ 3rd सेंचुरी में हुआ और 6th सेंचुरी तक गुप्ता जो इंपीरियल अथॉरिटी है वो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो गई। इसलिए ब्रॉड गुप्ता जो पॉलिटिकल फेज़ है उसको रफली 3 टू 6 सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में देखना यूज़फुल है। ठीक है? ज्योग्राफिकल अगर कोर की बात करें तो मध्य देश है जो कि मिडिल गंगा रीजन जिसको बोलते हैं यूपी और बिहार वाला रीजन। फर्टाइल एलुवियम प्लेन्स देखने को मिलते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होता है वहाँ पे, पॉपुलेशन और रेवेन्यू भी अच्छा है, मिलिट्री कैपेसिटी भी ज़्यादा पोटेंशियल है और पॉलिटिकल एक्सपेंशन भी हो सकता है। यहाँ फर्टाइल सॉइल का मतलब था कि स्टेट को एग्रीकल्चर सरप्लस मिल सकता था। एग्रीकल्चर सरप्लस का सिंपल मैकेनिज्म है कि सरप्लस होगा तो टैक्सेशन ज़्यादा होगा, रेवेन्यू अच्छा होगा और उसको आप यूज़ कर सकते हो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन इन सब चीज़ों में। मिनरल रिसोर्स काफ़ी अच्छा था। साउथ बिहार और सेंट्रल इंडिया के आयरन रिसोर्सेज़ ने एग्रीकल्चर टूल्स और वेपन्स दोनों के लिए जो है एडवांटेज दिया। और स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, मूवमेंट ऑफ पीपल, कम्युनिकेशन ईज़ी था, गुड्स, आर्मी, आइडियाज़ सबका जो है कम्युनिकेशन काफ़ी ईज़ी था। टेरिटोरियल अगर कैरेक्टर की बात करें टेरिटोरियल कैरेक्टर की, तो गुप्ता टेरिटरी को एक यूनिफ़ॉर्म कलर के मैप की तरह जो है इमेजिन करो। इसके अंदर डिफरेंट लेवल ऑफ कंट्रोल थे। गंगा यमुना हर्टलैंड देखने को मिलता है। मगध, प्रयाग, साकेत वाला रीजन, वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और साउथ इंडिया भी देखने को मिलते हैं। ठीक है? तो गुप्ता इंपीरियलिज्म वाज़ डिफरेंशिएटेड रेदर देन यूनिफ़ॉर्म एक्सपेंशनिस्ट। फिर अगर हिस्टोरियोग्राफिकल थोड़ा कॉशन ले, तो इसको गोल्डन एज भी कई बारी बोला जाता है। गुप्ता पीरियड को ट्रेडिशनली गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कल्चर में यहाँ पे संस्कृत लिटरेचर देखने को मिलता है जो कि कालिदास ने लिखा, है ना? और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल हैं। साइंस में मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी जैसे में जो है आर्यभट्ट जैसे हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, है ना? आर्ट में मथुरा, सारनाथ स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, आर्किटेक्चर में स्ट्रक्चरल टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, मेटलर्जी में मेहरौली आयरन पिलर देखने को मिलता है, पॉलिटिकल कल्चर देखने को मिलता है यहाँ पे, स्टेबिलिटी देखने को मिलती है ना? लेकिन तो क्या इससे गोल्डन एज हो जाएगा? कुछ ऐसी चीज़ें थी जो नहीं भी थी उस तरीके से गोल्ड, है ना? तो उसमें क्या बोलेंगे कि प्रॉस्पेरिटी जो है वो अनइवन थी, हर रीजन और हर सोशल ग्रुप इक्वली प्रॉस्पेरस नहीं था। लैंड ग्रांट्स इंक्रीज़ हुए, रेवेन्यू राइट्स रिलीजियस बेनिफिशियरीज़ को ट्रांसफ़र होने लगे, सोशल हायरार्की देखने को मिलती है, वर्ण जाति हायरार्की काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, अनटचेबिलिटी देखने को मिलती है, चंडालस जैसे ग्रुप सोशल एक्सक्लूजन फेस करते हैं। विमेन पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रहे, देयरफॉर बेस्ट फ्रेज़ ये हो सकता है कि कल्चरल एफ्लोरेसेंस विदाउट यूनिवर्सल सोशो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वाज़ देयर। इस तरीके से जो है हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। अब गुप्ताज़ के अगर ओरिजिन की बात करें तो अर्ली गुप्ता सक्सेशन में श्रीगुप्त जो हैं वो आते हैं, फिर घटोत्कच आते हैं, फिर चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त एंड देन स्कंदगुप्त। श्रीगुप्त जो हैं वो अर्ली गुप्ता रूलर थे। घटोत्कच जो है वो श्रीगुप्त के बाद रूलर बने। दोनों ने महाराजा का टाइटल अडॉप्ट किया। चंद्रगुप्त वन जो है एक इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं। महाराजा से महाराजाधिराज जो है बनते हैं। यानी पॉलिटिकल एम्बिशन और इंपीरियल स्टेटस का स्ट्रॉन्गर असर्शन हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है? आगे आते हैं, अगर इनके वर्ण ओरिजिन की बात करें तो कुछ हिस्टोरियंस या ट्रेडिशंस जो है वो गुप्ताज़ को वैश्य ओरिजिन से एसोसिएट करते हैं।
लेकिन स्कॉलरली कंसेंसस नहीं है। Therefore, we can write कि the social or Varna origin of Gupta remains debated, with some historians associating them with Vaishya status. ठीक है, तो ये हम समझ सकते हैं। अब why did Gupta rise? What were the conditions that led to the rise? फर्टाइल गंगा प्लेन, मध्य देश वाला जो रीजन था वो फर्टाइल एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है, हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है, सरप्लस है, टैक्सेशन है, स्टेट रिसोर्सेज अच्छे हैं, आयरन रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं हमको वहाँ पे, जो कि वॉरफेयर एग्रीकल्चर दोनों में काम आते हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, प्रयाग, गंगा वैली जैसे, जहाँ पे मूवमेंट, ट्रेड और आर्मी मोबिलाइजेशन काफ़ी आसान रहे। पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था कुशानाज, सतवानाज, मोरनदास के बाद जाने के बाद में। ठीक है, तो रीजनल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है हमको। ट्रेड नेटवर्क्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे इस टाइम देखने को हमको मिलते हैं। वेस्टर्न इंडिया का कॉन्क्वेस्ट हुआ तो पोर्ट का एक्सेस मिला, मैरीटाइम ट्रेड ये सब चीज़ें मिली, है ना? सो ट्रेड इनिशियली सपोर्टिंग फैक्टर्स था और चंद्रगुप्त सेकंड जो थे उनके वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट के बाद में और स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट हो गया। मैरिज डिप्लोमेसी देखने को मिलती है। चंद्रगुप्त वन ने जो है लिच्छवीज़ के साथ में मैरिज अलायंस किया था, कुमार देवी से शादी की थी। तो उससे पॉलिटिकल लेजिटिमेसी भी मिली, डिप्लोमेसी की तरह भी काम किया, है ना? इसको जो है पॉलिटिकल स्टेटक्राफ्ट भी बोलते हैं या डिप्लोमैटिक स्टेटक्राफ्ट भी बोल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन भी देखने को मिलता है। गुप्ता सिस्टम सिर्फ एम्परर सेंट्रिक नहीं था। इट कंबाइंड सेंट्रल अथॉरिटी विद प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल अथॉरिटीज़, फ्यूडेटरीज़, है ना? इसलिए गुप्ता इम्पीरियल स्ट्रक्चर जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल भी देखने को मिलता है हमको यहाँ पे, है ना? अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करते हैं। फर्स्ट इज़ चंद्रगुप्त वन फ्रॉम 1319 टू 1335। चंद्रगुप्त वन का मेजर सिग्निफिकेंस ये है कि गुप्ता फैमिली रीजनल रूलिंग हाउस से इंपीरियल पावर की डायरेक्शन में मूव कर रही थी। यही पहले थे जिन्होंने महाराजाधिराज का टाइटल लिया, है ना? मतलब ग्रेट किंग ऑफ द किंग। ये इंपीरियल स्टेटस का असर्शन है ना? ये हमने देखा। फिर लिच्छवीज़ के साथ में भी अलायंस देखने को मिलता है इनका, लिच्छवीज़ के साथ में अलायंस। तो चंद्रगुप्त वन ने कुमार देवी से मैरिज की। ये कुमार देवी जो है वो लिच्छवी प्रिंसेस थी और लिच्छवी एंशिएंट गंगा नेपाल रीजन की इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीनिएज थी। मैरिज का सिग्निफिकेंस ये है कि गुप्ता जो है वो लिच्छवी के साथ में अगर अलायंस किया तो प्रेस्टीज भी बढ़ी, लेजिटिमेसी भी बढ़ी और पॉलिटिकल नेटवर्क भी बढ़ा। यहाँ पे कॉइन्स भी देखने को मिलते हैं जिसमें जो चंद्रगुप्त ने जो कॉइन इश्यू किए थे उसमें कुमार देवी और खुद के दोनों के हमको जो है पोर्ट्रेट्स देखने को मिलते हैं, है ना? तो यानी कुमार देवी सिर्फ प्राइवेट कंसॉर्ट नहीं थी बल्कि डायनेस्टिक लेजिटिमेसी के रिप्रेजेंटेशन का पार्ट भी थी। ठीक है? फिर समुद्रगुप्त के बारे में आते हैं, चंद्रगुप्त के बाद में समुद्रगुप्त पे आते हैं। अगर चंद्रगुप्त वन ने गुप्ता पावर को इंपीरियल डायरेक्शन दी, तो समुद्रगुप्त ने उसको मिलिट्री पॉलिटिकल एक्सपेंशन दिया। चंद्रगुप्त ने अगर उसका कंसोलिडेशन किया, फाउंडेशन की, तो उस फाउंडर तो नहीं थे ऑफ कोर्स लेकिन पहले जो थे, जो इंपीरियल जो पावर बनाया जिन्होंने गुप्ता एम्पायर को, तो समुद्रगुप्त जो है वो एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे समुद्रगुप्त का जो है प्रयाग प्रशस्ति देखने को मिलता है व्हिच वाज़ कंपोज्ड बाय हरिसेना। संस्कृत लैंग्वेज में जो है इसको कंपोज़ किया गया है और ये समुद्रगुप्त के कैम्पेन्स, पॉलिटिकल रिलेशन और इंपीरियल आइडियोलॉजी का मेजर सोर्स है ना? तो यहाँ पे द प्रयाग प्रशस्ति इज़ बोथ अ पॉलिटिकल रिकॉर्ड एंड एन आइडियोलॉजिकल यूलॉजी ऑफ गुप्ता किंगशिप। फिर इसमें समुद्रगुप्त की कॉन्क्वेस्ट भी बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समुद्रगुप्त ने हर कॉन्क्वेर्ड रूलर को सेम ट्रीटमेंट नहीं दिया। डिफरेंट टेरिटरीज़ गॉट डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़। सबसे पहले आर्यव्रत यानी कि गंगा यमुना रीजन की अगर हम बात करें, तो नॉर्दर्न रूलर्स को डिफीट करके उनके टेरिटरीज़ को कंपैरेटिवली डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट किया गया क्योंकि पास में थे। है ना? उनको डायरेक्टली कंट्रोल करना आसान था। फिर दक्षिण पथ की अगर बात करें तो साउथ इंडिया में स्ट्रैटेजी जो है वो डिफरेंट थी। समुद्रगुप्त ने सदर्न रूलर्स को डिफीट किया बट जनरली जो है डिफीट के बाद में उनको रिस्टोर कर दिया वापस से। लेकिन सुप्रीमेसी जो है वो माननी पड़ेगी समुद्रगुप्त की, ये बात हुई। ठीक है? फिर कांची का यहाँ का देखने को मिलता है पल्लवा रूलर्स विष्णुगोपा को जो है डिफीट किया। बट कांची को गुप्ता प्रोविंस बना देना समुद्रगुप्त वन की पॉलिसी नहीं थी। इंस्टेड उन्होंने वापस से रिस्टोर कर दिया। तो इसको ना डिफरेंशिएटेड इम्पीरियलिज्म बोलते हैं। ठीक है? फिर आगे आते हैं तो अताविका किंगडम्स के बारे में बात हुई। ये फॉरेस्ट किंगडम्स हुआ करते थे। मेनली विंध्यन रीजन के फॉरेस्ट किंगडम्स, इनको कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट था क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया है उसको अगर डेक्कन से कनेक्ट करना है तो सेंट्रल इंडिया से गुज़रना पड़ता है ना? तो कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे भी अटैक करके जो है उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश की। फ्रंटियर स्टेट्स में भी देखने को मिलता है नेपाल, असम, कामरूप मतलब असम। है ना? और बंगाल फ्रंटियर एरियाज़ जैसे रीजन गुप्ता सुप्रीमेसी एक्नॉलेज करते थे।
यहाँ भी डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जगह एक्नॉलेजमेंट ऑफ सोजरेनिटी जो है इम्पोर्टेंट थी। इवन रिपब्लिकन स्टेट्स को लाइक मालवाज, अयोध्याज है ना, इनको भी अपने कंट्रोल के अंदर लाया। ठीक है? वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न जो पॉलिसी है वो भी हमको यहाँ पे इनकी देखने को मिलती है। क्या? कि समुद्रगुप्त के रिकॉर्ड्स में शका और कुषाण एसोसिएटेड रूलर्स पर विक्ट्रीज़ का क्लेम मिलता है। लेकिन कॉशियस रहना है यहाँ पे। इंपीरियल इंस्क्रिप्शन ऑफन पॉलिटिकल प्रेस्टीज को एम्प्लीफाई करते हैं। देयरफॉर आंसर में वी कैन राइट कि समुद्रगुप्त प्रोजेक्टेड अ गुप्ता सुज़ेरेनिटी ओवर अ वाइड पॉलिटिकल फील्ड। है ना? ये हमने देखा है। यहाँ पे फिर अश्वमेध के बारे में भी बात आती है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ को जो है परफ़ॉर्म किया था। इसका पर्पज़ सिर्फ़ रिलिजियस रिचुअल नहीं है, पॉलिटिकल मीनिंग भी है। है ना? तो अश्वमेध यज्ञ का भी रेफ़रेंस हमको देखने को मिलता है। इवन समुद्रगुप्त ने अश्वमेध टाइप गोल्ड कॉइन्स भी इश्यू किए थे। कॉइन्स इटसेल्फ बिकेम पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। समुद्रगुप्त की अगर रिलिजियस पॉलिसी के बारे में बात करें तो समुद्रगुप्त पर्सनली वैष्णव थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिलिजियसली इंटॉलरेंट थे। मेघवर्मन जो श्रीलंका के रूलर मेघवर्मन थे, उन्होंने बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए परमिशन सीक की थी। और इससे इंडिकेट होता है कि पर्सनल वैष्णविज़्म का मतलब ये नहीं है कि वो रिलिजियस सप्रेशन करते थे। है ना? देयरफॉर रिलिजियस प्लूरलिज़्म जो है वो यहाँ ब्राह्मणिकल किंगशिप में भी एग्ज़िस्ट करता था। एक एक्सीलेंट जो है आपको आगे भी वासुबंधु का देखने को मिलता है एग्ज़ाम्पल। लेटर ट्रेडिशन समुद्रगुप्त को बुद्धिस्ट स्कॉलर वासुबंधु जो है उनकी पैट्रोनेज से एसोसिएट करते हैं। लेकिन एविडेंस रिलेटिवली अनसर्टेन है ना? अब समुद्रगुप्त को ना नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। वी.एस. स्मिथ जो हैं वो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। व्हाई? क्योंकि एक्सटेंसिव कैम्पेन्स, रिपीटेड विक्ट्रीज़ और वाइड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। कंपैरिज़न ऑल्दो लिमिटेड है। नेपोलियन का जो इंपीरियल मॉडल है वो डिफरेंट था, समुद्रगुप्त का डिफरेंट था पर बोला गया है ना? समुद्रगुप्त को जो है कविराज भी बोला गया है। कविराज मतलब किंग ऑफ पोएट्स। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। हिज कॉइन्स डिपिक्ट हिम प्लेइंग द वीणा। इसका लार्जर मीनिंग है कि गुप्ता किंग्स का आइडल जो है वो सिर्फ वॉरियर किंग नहीं था। इट वाज़ वॉरियर, पोएट, म्यूजिशियन, पैट्रन एंड रिलीजियस अथॉरिटी एज़ वेल। यानी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के साथ कल्चरल अकम्प्लिशमेंट भी एसोसिएट देखने को मिलती है हमको समुद्रगुप्त से। आगे आते हैं और चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बात करते हैं, हू रूल्ड फ्रॉम 375 टू 415 सी। चंद्रगुप्त सेकंड को गुप्ता एम्पायर का हाई पॉइंट माना जाता है। समुद्रगुप्त ने एक्सपेंशन की फाउंडेशन क्रिएट की और चंद्रगुप्त सेकंड ने कंसोलिडेशन, वेस्टर्न एक्सपेंशन और स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है वो बनाए रखे। ठीक है? फिर रामगुप्त जो हैं वो आते हैं। ट्रेडिशनल और लिटरेरी एविडेंस में सक्सेशन कंट्रोवर्सी इन्वॉल्विंग रामगुप्त भी मिलती है। बट रामगुप्त की हिस्टोरिकल स्टेटस पर थोड़ा डिबेट देखने को मिलता है। ऐसे बोलते हैं कि ही सक्सीडेड समुद्रगुप्त अमिड अ सक्सेशन कंट्रोवर्सी एसोसिएटेड विद रामगुप्त हुज हिस्टोरिसिटी रिमेन डिबेटेड। मतलब कहा जाता है कि ऐसे कुछ स्टोरी है कि शायद हुनास जो हैं वो अटैक कर देते हैं रामगुप्त पे, तो वो डर जाते हैं, अपनी बीवी की रक्षा नहीं करते। तो जो चंद्रगुप्त सेकंड है वो रक्षा करता है उनकी बीवी की और फिर बाद में उनसे शादी कर लेता है और रामगुप्त को जो है मार दिया जाता है। ऐसे करके कुछ स्टोरी है। ठीक है? आगे आते हैं। हुँ। चंद्रगुप्त की मैरिज डिप्लोमेसी की अगर बात करें तो नागाज़ के साथ अलायंस किया इन्होंने। चंद्रगुप्त सेकंड ने कुबेर नागा से शादी की, हू वाज़ अ नागा प्रिंसेस। इससे सेंट्रल इंडिया में पॉलिटिकल कनेक्शन स्ट्रेंथन हुए। वकाटकास के साथ में जो है अलायंस देखने को मिलता है। प्रभावती गुप्ता, है ना? जो कि चंद्रगुप्त की बेटी थी, उन्होंने रुद्रसेना सेकंड से शादी की, है ना? हू वाज़ अ वकाटका किंग। इस मैरिज का स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। गुप्ता एम्पायर जो है वो वकटका किंगडम्स के साथ में मिल गए और डेक्कन में जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है गुप्ताज़ का वो बढ़ गया। ठीक है? डिफीट ऑफ वेस्टर्न शाकाज़। अच्छा, चंद्रगुप्त सेकंड का मेजर अचीवमेंट जो है वो वेस्टर्न क्षत्रप या वेस्टर्न शाकाज़। आई एम नॉट श्योर वो शाकाज़ थे या हुनास थे। आई बिलीव शाकाज़ या हुनास में से एक थे, जो वो रामगुप्ता वाला स्टोरी जो एसोसिएटेड है। ठीक है? तो यहाँ पे डिफीट ऑफ वेस्टर्न शाकाज़ में देखेंगे कि चंद्रगुप्त सेकंड का मेजर अचीवमेंट देखने को मिलता है। मालवा, गुजरात, काठियावाड़, सौराष्ट्र वाले रीजन में जो है टेरिटरीज़ ये कंबाइन हो गई थी गुप्ता एम्पायर में और गुप्ता एम्पायर जो है और ज़्यादा बड़ा हो गया था। सकरी इनको बोला गया है, मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ अशाकाज़, सकरी बोला गया है। ये विक्ट्री गुप्ता हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। अगर वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट का जो है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करें, तो वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट का इम्पोर्टेंस सिर्फ टेरिटरी नहीं था। मैप अगर हम थोड़ा सोचने की कोशिश करें तो मालवा और गुजरात जो है वो अरेबियन सी के पास में है। वहाँ पे पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, मैरीटाइम ट्रेड आसान होती है, तो ओवरसी जो कमर्शियल नेटवर्क है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
यहाँ पे हमको भरूच, सोपारा, कैम्बे जैसे पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, इसलिए इट वाज़ इम्पोर्टेंट। फिर विक्रमादित्य भी इन्हें बोला गया क्यों? चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य टाइटल से एसोसिएट किया जाता है। और भी नेम है जैसे विक्रम, देवगुप्त, देवराज, है ना? ये सब देखने को मिलते हैं। लेटर लेजेंडरी विक्रमादित्य ट्रेडिशन को डायरेक्टली चंद्रगुप्त सेकंड के हिस्टोरिकल कोड के साथ में इक्वेट मत करो, है ना? वो अलग है, ठीक है? यहाँ पे नवरत्नास भी देखने को हमको मिलते हैं, नवरत्नास इन चंद्रगुप्त सेकंड कोड। पॉपुलर ट्रेडिशन चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में 9 ल्यूमिनरीज बताते हैं, जैसे धन्वंतरी जो कि मेडिसिन के लिए जाने जाते हैं, कालिदास जो कि लिटरेचर के लिए जाने जाते हैं, अमर सिम्हा जो अमर कोश के लिए जाने जाते हैं, वराह मिहिरा जो एस्ट्रोनॉमी के बारे में जाने जाते हैं, है ना? उसके बाद में कात्यायना जो ग्रामर के लिए, शंकु आर्किटेक्चर के लिए, है ना? क्षपना, है ना? ये एस्ट्रोलॉजी के लिए और भी बहुत सारे हरिसेना जैसे जो है कोर्ट पोएट हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है? ये सब पर्सनैलिटी नेसेसरीली सेम टाइम पर चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में प्रेज़ेंट थी। इसका कंटेम्परेरी एविडेंस सिक्योर नहीं है तो थोड़ा मतलब हो सकता है ना? ठीक है? पर ये मेजरली जो है एक्सेप्टेड चीज़ मानी जाती है नवरत्नास वाला। ठीक है? नेक्स्ट मेहरौली आयरन पिलर के बारे में अगर डिस्कस करें तो, मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन एक किंग चंद्रा का मेंशन जो है वो करता है। बहुत सारे हिस्टोरियंस आइडेंटिफ़ाई करते हैं इसको चंद्रगुप्त सेकंड से। है ना? जनरली आइडेंटिफ़ाई किया जाता है। ये इंस्क्रिप्शन इंडिकेट करता है मिलिट्री अचीवमेंट के बारे में, संस्कृत एपिग्राफी के बारे में, रॉयल आइडियोलॉजी के बारे में और पिलर की मेटलर्जिकल जो क्वालिटी है वो रिमार्केबली कोरोजन रेजिस्टेंस है ना? मेहरौली वाला जो पिलर है वो उसमें जंग नहीं लगा अभी तक में। इट शोज़ आयरन एडवांस्ड आयरन वर्किंग नॉलेज, ठीक है? तो ये गुप्ता पीरियड से एसोसिएटेड देखने को मिलता है। हमको फाहिन भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे। चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज जो है फाहिन इंडिया आए और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। पर्पस था उनका ऑब्जेक्टिव जो था वो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस गैदर करना नहीं था। मेन ऑब्जेक्टिव ही केम एज़ अ बुद्धिस्ट पिलग्रिम, है ना? बुद्धिस्ट टेक्स्ट और मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्ट करने आए थे। देयरफॉर उनकी अकाउंट जो है वो रिलिजियसली ओरिएंटेड हैं। है ना? ठीक है? तो हमको ये सब पता चलता है। ये क्या हुआ था ये चाइना वाले रास्ते से आए थे गंधार, पंजाब उस तरीके से होके, है ना? और गए थे मैरीटाइम रूट से श्रीलंका से होके साउथ ईस्ट एशियन रीजन से चाइना चले गए थे। है ना? इन्होंने क्या-क्या प्लेसेस विज़िट की फ़ाहिम ने क्या-क्या जगह विज़िट की तो पेशावर गए ये, है ना? पेशावर, मथुरा, कन्नौज इन सब एरियाज़ में हमको ये देखने को मिलते हैं। ऑब्ज़र्वेशन क्या-क्या थी? मथुरा जो है उसको बड़ा पॉपुलस और प्रॉस्पेरस इन्होंने बताया, पाटलिपुत्र को वेल्दी और प्रॉस्पेरस बताया। ठीक है? इस तरीके से हमको ये देखने को मिलता है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट कुमारगुप्त वन पे आते हैं, कुमारगुप्त वन पे। टाइटल इन्होंने जो है सक्रादित्य या महेंद्रदित्य का टाइटल लिया। हिज़ रेन जनरली शोज़ कंटिन्यूटी एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी। इस टाइम स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। यहाँ पे पीस, प्रॉस्पेरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। कॉइनेज की बात करें तो बहुत सारे कॉइन जो हैं वो इश्यू हुए। गुप्ता रूलर्स के लिए कॉइनेज सिर्फ इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। इट कम्युनिकेटेड रिलिजन, किंगशिप, मिलिट्री अचीवमेंट और रॉयल आइडेंटिटी। अश्वमेध यज्ञ जो हम देखते हैं कुमारगुप्त वन जो है उनको भी अश्वमेध यज्ञ से एसोसिएट किया जाता है। ठीक है? तो ब्राह्मणिकल इंपीरियल आइडियोलॉजी है वो अभी भी कंटिन्यू हो रही है। इवन नालंदा के टर्म्स में भी इनको एसोसिएट किया जाता है। कुमारगुप्त वन को ट्रेडिशनली नालंदा के फाउंडेशन या पैट्रोनेज से एसोसिएट किया जाता है। बट एग्ज़ैक्ट फाउंडेशन सर्कमस्टेंसेस कंप्लीटली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ठीक है? बट मोस्टली माना जाता है, वैसे तो कुछ भी नहीं मानेंगे हिस्ट्री में हम, है ना? क्योंकि सब कुछ तो हम देख के नहीं आए हैं, तो सब पे डिफरेंट-डिफरेंट व्यूज़ हैं ही, बट नालंदा से जो है कुमारगुप्त वन को ही एसोसिएट किया जाता है। हुन इन्वेजन इस टाइम पे होने लगा, है ना? कुमारगुप्त के पीरियड में सेंट्रल एशिया हुन ग्रुप जो है, वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर की तरफ प्रेशर क्रिएट करने लगे थे। इनिशियली थ्रेट सीरियस था बट लेटर जो स्कंदगुप्त के टाइम पर ज़्यादा सीवियर हो गया। तो सेंट्रल एशियन प्रेशर की वजह से हमको यहाँ पे देखने को मिलता है और बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई तो फिजिकल प्रेशर तो ऑफ कोर्स आना ही था गुप्ता एम्पायर पे। फिर नेक्स्ट आते हैं स्कंदगुप्त जो कि 455 से 465 सीई तक रहते हैं। स्कंदगुप्त को जनरली लास्ट ग्रेट गुप्ता रूलर माना जाता है और उनके रेन से गुप्ता एम्पायर का स्ट्रेस फेज जो है वो क्लियरली विजिबल होता है। स्कंदगुप्त और अगर हुनास की बात करें, साथ में बात करें तो स्कंदगुप्त ने अर्ली हुना अटैक को सक्सेसफुली रेज़िस्ट किया। बट मिलिट्री विक्ट्री जो है वो फ्री नहीं होती, बार-बार अटैक होता है तो उससे फिजिकल स्ट्रेस जो है पैसों की तंगी तो आती है ना? तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि एम्पायर वीक होने लग रहा था। यहाँ पे एक भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन करके मिलता है, स्कंदगुप्त से एसोसिएटेड है। इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज़ मिलिट्री अचीवमेंट्स, हिज़ रेन, चैलेंजेस फेस्ड बाय गुप्ता स्टेट, ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती है।
जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है जो कि गुजरात में है। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट है। इट टेल्स अस अबाउट प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर्स, पब्लिक वर्क्स, सुदर्शन लेक रिपेयर। है ना? पन्ना दत्ता जो है वो गवर्नर रहते हैं उस टाइम सौराष्ट्र के। चक्रपालिता के बारे में है तो पन्ना दत्ता का सन जो है चक्रपालिता सुदर्शन रिजर्वायर के रिपेयर वर्क से एसोसिएटेड है। तो ये भी देखने को मिलता है। अब अगर हुनास की बात करें तो हुना ऑनस्लॉट एंड इंपीरियल स्ट्रेस ये क्या है? अब वही बात है कि बार-बार अगर लड़ाई होगी तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर होगा, फिजिकल प्रेशर बनेगा, तो सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो सकती है, लोकल पावर जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाएँगी, पावरफुल हो जाएँगी। तो रीजनलाइज़ेशन देखने को मिलता है, डिक्लाइन देखने को मिलता है इंपीरियल पावर का। तो यही है इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में, इकोनॉमी के बारे में जो है हम अगले लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। अभी जो है हमने इनकी पॉलिटिकल जीनियोलॉजी और कॉमन जो और क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने कर लिए थे। आई बिलीव ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये लेक्चर आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रहा देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।